हेलो स्टूडेंट्स, कैरियर एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल विनमाल की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने पुष्प के बारे में तथा पुष्प के नर जननांग पुंकेसर की संरचना के बारे में पढ़ा और आज हम यहाँ पर परागकोश की संरचना के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कि परागकोश की जो संरचना है उसके दो भाग हैं। एक तो है परागकोश की भित्ति और दूसरा है बीजाणुजन ऊतक। लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ा था। अब पहले अगर हम बात करें परागकोश की भित्ति की, तो जैसा कि आपको पता है लास्ट क्लास के अनुसार कि परागकोश की भित्ति के अंदर कुल कितनी परतें होती हैं, 4 परतें होती है। जैसे सबसे बाहर वाली जो परत होती है उसको हम बाह्य त्वचा कहते हैं, फिर उसके नीचे वाली जो अंदर वाली होती है उसको अंतस्थिशियम, उसके अंदर वाली जो देखें बाह्य त्वचा जो होती है ये एकल परतीय मोटी होती है, अंतस्थिशियम है ये भी एकल परतीय, और जो मध्य परत होती है वो 1 से 3 परत मोटी हो सकती है, और सबसे अंदर वाली जो लेयर होती है वो टैपिटम, वो भी एक परतीय मोटी होती है। ऐसा हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है। अब हम इनको एक एक करके डिटेल से पढ़ेंगे। तो देखें यहाँ पर इस डायग्राम के अंदर जो सबसे बाहर वाली जो परत होती है, ठीक है ना, परागकोश की, देखें ये परागकोश का यहाँ पर अनुप्रस्थ काट आपको दिखाया गया है, और इसकी जो भित्ति है उसके अंदर की जो स्तर है इनको यहाँ पर सूक्ष्मदर्शीय व्यू जो है वो यहाँ पर दिखाया गया है। किस जो इसकी एकल कोशिकाओं की बनी हुई सबसे बाहरी परत होती है वो क्या है, बाह्य त्वचा होती है, जिसका कार्य क्या है, सुरक्षा प्रदान करना होता है, और इसका निर्माण प्रपशु कोशिका से नहीं होता है। बाकी जो तीनों परतें हैं उनका निर्माण प्रपशु कोशिका से होता है। बाह्य त्वचा के अंदर की तरफ जो एकल परतीय मोटा स्तर होता है वो अंतस्थिशियम होता है। अंतस्थिशियम की अगर बात की जाए तो जो अंतस्थिशियम की कोशिकाएं होती हैं वो कुछ विशेष प्रकार के जो लक्षण हैं वो रखती हैं। अंतस्थिशियम जो है उसकी कोशिकाएं कुछ इस प्रकार की व्यवस्थित रहती है, जिसमें से कि उनकी जो भित्ति होती है ये अरीय भित्ति और आंतरिक भित्ति, ठीक है ना। इन कोशिकाओं की अरीय और आंतरिक भित्ति पर अल्फा सेलुलोज का जमा हो जाता है। अल्फा सेलुलोज जो कि एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है ना, सेलुलोज मतलब कॉटन कह सकते हैं। अल्फा सेलुलोज का जमा हो जाता है इसकी आंतरिक और अरीय भित्तियों पर, और अल्फा सेलुलोज का जमा होने की वजह से जो एंडोथीशियम है, अंतस्थिशियम, इसकी कोशिकाएं आर्द्रता ग्राही हो जाती है, ठीक है ना। आर्द्रता ग्राही होने के कारण परागकोश के परिपक्वन के बाद ये जो अंतस्थिशियम परत है ये परागकोश के स्फुटन में सहायता करती है। अब देखें यहाँ पर ये जैसा कि हमने देखा कि अल्फा सेलुलोज का जमा हो रहा है यहाँ पर इसकी भित्ति में, ठीक है ना, अंतस्थिशियम की भित्ति में। जो अंतस्थिशियम की ये कोशिका हैं इसमें अल्फा सेलुलोज का जमा होता है, लेकिन सतत रूप से नहीं होता। परागकोश की भित्ति में कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पर इस अंतस्थिशियम की जो कोशिका हैं उनमें अल्फा सेलुलोज का जमाव नहीं होता। जिस जगह पर अल्फा सेलुलोज का जमाव नहीं होता उस जगह को स्टोमियम कहा जाता है, ठीक है ना। एंडोथीशियम के जो कोशिकाएं हैं उनमें सभी जगह अल्फा सेलुलोज का जमाव नहीं होता। जिन कोशिकाओं में अल्फा सेलुलोज का जमाव नहीं होता उस कोशिकाओं वाली जो जगह होती है उसको हम स्टोमियम कहते हैं, और जहाँ पर जमाव नहीं हो रहा वहाँ पर पतली कोशिकाएं होगी, और वहीं से परागकोश का क्या होता है, स्फुटन होता है। नेक्स्ट बात करें, ये हो गई अंतस्थिशियम की बात, और नेक्स्ट उसके अंदर वाली जो परत होती है वो क्या होती है, मध्य परत, जो कि 1 से 3 परतें मोटी हो सकती है। एक परत भी हो सकती है इसमें कोशिकाओं की, 2 भी हो सकती है और 3 भी हो सकती है। मध्य परत जो है ये मृदुतकी कोशिकाओं की बनी हुई परत होती है, ठीक है, जिसमें मृदुतकी कोशिकाएं हैं। और मैं पता है मृदुतक है मीन्स उसका कार्य क्या है, भोजन संग्रहण का, तो इसके अंदर भोजन संग्रहित रहता है। इसके अलावा जो मध्य परत होती है ये अल्पजीवी होती है। अल्पजीवी का मतलब क्या है, इसका ये पूरे समय तक जीवित नहीं रहती है। परागकोश जब परिपक्व होता है तो परिपक्वन के दौरान इसका जो भोजन है वो टैपिटम के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, और टैपिटम जब भोजन का अवशोषण कर लेगी उसके बाद ये जो मध्य परत है ये नष्ट हो जाती है। मीन्स परिपक्व परागकोश के अंदर मध्य परत अनुपस्थित होती है। उसके बाद बात करें सबसे अंतिम जो अंदर वाली जो परत होती है टैपिटम की, तो टैपिटम जो होती है ये भी एकल परतीय मोटी परत होती है, ठीक है। इसके बाद इनका बात करें तो गाढ़ा और जीवद्रव्य होता है, केंद्रक सुस्पष्ट व बड़ा होता है।
टेपिटम जो है ये भी अल्पजीवी होती है। टेपिटम का मुख्य कार्य क्या होता है कि जो बीजाणुदानी होती है, लघु बीजाणुदानी, उसके अंदर लघु बीजाणुओं का जो निर्माण हो रहा है, मीन्स लघु बीजाणु मात्र कोशिका से जैसे लघु बीजाणु बन रहे होते हैं उनको पोषण प्रदान करने का कार्य होता है टेपिटम का। टेपिटम की जो कोशिका होती है वो शुरू में तो द्विगुणित ही होती है, ठीक है ना। ये कोशिका, ये इसको केंद्रक और उसके अंदर द्विगुणित है। द्विगुणित का मतलब उनमें गुणसूत्रों के दो समुच्चय मौजूद है, दो सेट उपस्थित है। अब ये जो कोशिका है ये द्विगुणित ही होती है शुरू में, लेकिन बाद में क्या होती है, जो टेपिटम की कोशिकाएं हैं वो बहुगुणित हो जाती है। जैसे 2n से ये 4n हो गई। बहुगुणित कैसे हो जाती है, ये जो प्रक्रम होता है इसको हम कहते हैं एंडोमाइटोसिस। क्या कहते हैं, एंडोमाइटोसिस। इसमें क्या होता है, समसूत्री कोशिका विभाजन होता है। यहाँ पर गुणसूत्रों की संख्या डबल तो हो जाती है, लेकिन कोशिका दो भागों में बढ़ती नहीं है, केवल अंदर ही अंदर जो है वो समसूत्री विभाजन हो जाता है। गुणसूत्र डबल हो जाते हैं, लेकिन कोशिका जो है वो एक ही बनी रहती है। इस वजह से उस गुणिता जो है वो डबल हो जाती है। नेक्स्ट, ये जो टेपिटम की कोशिकाएं प्रारंभ में एक केंद्रक ही होता है इनमें, लेकिन इसमें क्या होता है, मुक्त केंद्रकीय विभाजन होता है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, मुक्त केंद्रकीय विभाजन, जिससे एक कोशिका के अंदर एक से अधिक केंद्रक जो है उनका निर्माण हो जाता है। नेक्स्ट बात करें, जो टेपिटम है ये लघु बीजाणुओं के परिपक्वन में महत्वपूर्ण रोल जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका है निभाती है, ठीक है ना। ये लघु बीजाणुओं और इसके अलावा जो लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं हैं उनको पोषण प्रदान करती है। इसके अलावा बहुत सारे जो एंजाइम है, हार्मोन है, उनका निर्माण करती है टेपिटम की कोशिकाएं। उसके बाद देखो, टेपिटम जो होती है वो दो प्रकार की होती हैं आवर्तबीजियों में। एक होती है अमीबीय टेपिटम और एक होती है स्त्रावी, लेकिन अधिकतर पादपों में स्त्रावी प्रकार की टेपिटम पाई जाती है, जो कि खाद्य पदार्थों वगैरह अलग अलग जो पदार्थ होते हैं उनका स्त्रवण करती रहती है। इसके अलावा ये क्या करती है, इस टेपिटम के द्वारा जब लघु बीजाणु बनते हैं ना इस लघु बीजाणुदानी के अंदर, तो टेपिटम जो होती है वो कुछ विभिन्न प्रकार के एक प्रोटीन होती है, उस प्रोटीन की जो कणिकाएँ, आपको जैसा कि बताया कि टेपिटम भी अल्पजीवी होती है। जब लघु बीजाणु बन जाएंगे तो जो पोषण है, टेपिटम पोषण प्रदान करके टेपिटम भी धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। तो नष्ट होती हुई जो टेपिटम होती है वो प्रोटीन के कुछ कणिकाओं का जो है वो निर्माण करती है। इन प्रोटीन की कणिकाओं को हम कहते हैं प्रोयूबिस बॉडी। क्या कहते हैं, प्रोयूबिस बॉडी कहते हैं। और ये टेपिटम की यही कोशिकाएं यहाँ से एक जटिल कार्बनिक पदार्थ, वसीय प्रकृति का जो कार्बनिक पदार्थ होता है उसका भी निर्माण होता है, जिसको हम स्पोरोपोलेनिन कहते हैं। स्पोरोपोलेनिन एक जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है जो पादप जगत का सबसे कठोरतम पदार्थ होता है, और जिसका अभी तक ऐसा न तो कोई एंजाइम खोजा गया, नहीं कोई ऐसा रसायन है जो इसका अपघटन कर सकता है, ठीक है ना। तो वो होता है स्पोरोपोलेनिन। तो इसके चारों तरफ स्पोरोपोलेनिन जो है उसका भी आवरण बन जाता है। अब ये जो कणिकाएँ होती हैं इनको कहते हैं यूबिस्काय, जो कि जिसका मैक्सिमम जो भाग होता है, अधिकतर भाग किससे बना है, स्पोरोपोलेनिन से। और यही होती है जो कि लघु बीजाणुओं के बाहर उसका बाहरी आवरण बनाएंगे, और तब लघु बीजाणुओं को कहा जाएगा परागकण, ठीक है ना। तो परागकणों का जो बाहरी आवरण है वो स्पोरोपोलेनिन से बना हुआ है या यूबिस बॉडी से बना हुआ है, और उसका भी निर्माण जो है वो टेपिटम के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा बात करें तो जो टेपिटम है ये परागकणों के बाहर एक तेलीय परत का भी निर्माण करती है, जिसको हम पराग कीट या पोलन कीट कहते हैं, जो कि पीले रंग की होती है और जो कीटों को आकर्षित करने और कीटों से चिपकने में सहायता करती हैं, ठीक है। इसके अलावा ये जो पराग कीट है उसका एक और कार्य है कि ये जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें हैं उनसे परागकणों को बचाती है। उसके बाद बायोछोल का निर्माण हो जाएगा स्पोरोपोलेनिन से, और स्पोरोपोलेनिन एक जटिल पदार्थ होता है और ये परागकणों जो है उसकी रक्षा करते हैं, बाहरी जो प्रतिरोध होते हैं उनसे बचाते हैं परागकणों को, ठीक है। नेक्स्ट देखें यहाँ पर, अगर इस प्रकार से जो ये टेपिटम है ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है लघु बीजाणुओं के परिपक्वन में। अगर हम परागकोश से मतलब उसके विकास से पूर्व अगर टेपिटम को हटा दें, टेपिटम नष्ट हो जाए, तो उसके जो लघु बीजाणु बनेंगे या जो परागकण बनेंगे वो बंध्य होंगे, मतलब वो जननक्षम नहीं होंगे, क्योंकि उनका विकास ही पूर्ण नहीं हो पाएगा, क्योंकि टेपिटम जो है वो उसमें मुख्य भूमिका निभाती है। और अगर टेपिटम नहीं होगी तो लघु बीजाणुओं का जो विकास है वो नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट जो अपनी हेडिंग है यहाँ पर देखो, परागकोश की जो संरचना है उसमें दो भाग पढ़ने थे हमको। एक तो परागकोश की भित्ति
जो कि हम पढ़ चुके हैं, उसमें 4 स्तर पढ़े हमने। और उसके बाद है बीजाणुजन कोशिकाएं। बीजाणुजन कोशिकाएं कहाँ होगी? लघु बीजाणु दानी के अंदर। और लघु बीजाणु दानी के अंदर जो द्विगुणित कोशिकाएं होती है, समूह होता है, जो आगे जाकर के लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं बनाएगी और उससे फिर आगे जाकर के लघु बीजाणु बनेंगे, उन्हीं को कहा जाता है बीजाणुजन कोशिकाएं। तो जो बीजाणुजन कोशिकाएं हैं, अब उससे किस प्रकार से लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है उसको पढ़ें। तो लघु बीजाणुजन कोशिका से लघु बीजाणु के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसको लघु बीजाणु जनन कहा जाता है। तो देखें लघु बीजाणु जनन का प्रक्रम, ये इस डायग्राम में देखें कि सबसे पहले यहाँ पर ये एक बीजाणुजन कोशिका है। ये जो प्रक्रम है ये चलेगा कहाँ पर? लघु बीजाणु दानी के अंदर। ये कोशिका बीजाणुजन कोशिका है जो कि द्विगुणित कोशिका है। अब इसमें क्या होता है? टैपिटम के द्वारा एक कार्बोहाइड्रेट होता है जिसका नाम है कैलोज, ठीक है ना। कैलोज एक तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है, उसका निर्माण किया जाता है। और ये जो कैलोज है इस बीजाणुजन कोशिका के चारों तरफ क्या हो जाता है? आवृत हो जाता है। ये जो लाल कलर से दिखाया गया ये है कैलोज, जो कि कार्बोहाइड्रेट है। और कैलोज जो है वो इसको आवृत करने के बाद अब जो बीजाणुजन कोशिका उसको कहा जाएगा लघु बीजाणु मात्र कोशिका या फिर पराग मात्र कोशिका। अब इसमें क्या होता है? ये अभी तक द्विगुणित है। अब इसमें एक होता है अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है। अर्धसूत्री विभाजन होगा तो हमें पता है कि एक द्विगुणित कोशिका से 4 अगुणित कोशिका बन जाती है। और ये जो चारों अगुणित कोशिका बनी है इनको हम कहते हैं लघु बीजाणु। लेकिन जो 4 जो अगुणित कोशिका बनी है ये चारों ही, क्योंकि जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका उसके बाहर कैलोज का जो आवरण है, और इस वजह से ये चारों लघु बीजाणु जो बने ये अलग नहीं हो पाते, ये आपस में चिपके हुए रहते हैं। और इनके बीच में भी यहाँ पर क्या होता है? कैलोज जो है वो उपस्थित होता है। तो चारों जो है संयुक्त अवस्था में होते हैं। इस संयुक्त अवस्था को हम कहते हैं लघु बीजाणु चतुष्क। और इसकी गुणिता कैसी होती है? अगुणित होती, क्योंकि ये चारों ही अगुणित होते हैं। इसको कहा जाता है लघु बीजाणु चतुष्क। और ये लघु बीजाणु जो चतुष्क है ये अलग अलग पादपों में अलग अलग प्रकार के होते हैं। मीन्स जो 4 लघु बीजाणु ये अलग अलग पादपों में अलग अलग प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। उसके आधार पर चतुष्क भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, जिनको हम अभी थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। अब देखें यहाँ पर, अब क्या होता है कि जो टैपिटम होती है, टैपिटम के द्वारा एक एंजाइम का स्त्रवण किया जाता है जिसको कैलेज एंजाइम कहते हैं। ये कैलेज एंजाइम जो है इस कैलोज को क्या करता है? घोल देता है। और कैलोज के घुलने के बाद ये जो लघु बीजाणु है अब यहाँ से क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। 4 लघु बीजाणु हैं, अगुणित हैं, ये चारों अलग हो गए। अब इसमें से हम किसी को भी एक को ले लेते हैं, क्योंकि सभी का प्रक्रम जो है वो आगे का समान होगा। तो इस एक को अगर लेके चलें आगे, तो अभी तक ये लघु बीजाणु कहा जाएगा। लेकिन अब इस लघु बीजाणु के ऊपर क्या होगा? जो टैपिटम है, टैपिटम के द्वारा यूबिस्काय जो है उनका निर्माण किया जाएगा। और वो जो यूबिस्काय है जो स्पोरोपोलेनिन के बने हुए हैं उनका वो आकर के इस लघु बीजाणु के बाहर यहाँ पर चिपक जाएंगे। उसके बाहर एक आवरण की फॉर्म में जो है वो इसको पूरी तरीके से ढक देंगे। तो स्पोरोपोलेनिन का एक बाहरी आवरण बन जाएगा लघु बीजाणु के बाहर, और इसको कहा जाता है बाह्यछोल। परागकणों का जो बाह्यछोल होता है वो स्पोरोपोलेनिन का बना हुआ होता है। और इसका जो बाह्यछोल बनने के बाद अब इस लघु बीजाणु को कहा जाता है परागकण। और परागकण भी कैसा होता है? अगुणित होता है। और जो एक होती है अंतःछोल, जो कि सामान्य कोशिका की जो कोशिका भित्ति होती है वो जो सेलुलोज और हेमीसेलुलोज पैक्टिन वगैरह की बनी हुई होगी। अब देखो यहाँ पर ये जो बाह्यछोल बनती है स्पोरोपोलेनिन की, ये सतत रूप से नहीं बन करके कहीं कहीं पर अनुपस्थित होता है और वहाँ पर छिद्र बन जाता है, और उन्हीं छिद्रों को हम कहते हैं जनन छिद्र, ठीक है। इसके अलावा टैपिटम के द्वारा इसके बाहर एक पीली तेलीय रंग की परत भी बनाई जाती है जिसको हम परागकीट कहते हैं, जो कि इन परागकणों को कीटों से चिपकने में सहायता करेगी। इसके अलावा कीटों को आकर्षित करने में भी सहायता करती है। अब ये जो परागकीट है और स्पोरोपोलेनिन का जो आवरण है, ये परागकणों के जो बाहरी आघात है, बाहरी जो हानिकारक जो तत्व वगैरह है, ठीक है ना, हानिकारक किरणें हैं, उनसे क्या होता बचाती है, उनसे रक्षा करती हैं। तो ये हो गई लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया। अब यहाँ पर देखें तो अलग अलग प्रकार के जो चतुष्क होते हैं, पादपों बनते हैं, उनके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। पहला दिया हुआ है चतुष्फलकीय चतुष्क। इसमें क्या होता है कि जो 3 लघु बीजाणु होते हैं वो तो आपको इसमें सामने से दिखाई देंगे, लेकिन जो एक होगा वो इसके पीछे, मतलब चतुष्फलकीय रूप में व्यवस्थित होते हैं। चारों ही जो लघु बीजाणु होते हैं तो उसको कहा जाता है चतुष्फलकीय। और अधिकतर जो द्विबीजपत्री पादपों में होते हैं उनमें चतुष्फलकीय चतुष्क जो है वो पाया जाता है। दूसरा है समद्विपार्श्व। इसमें चारों ही लघु बीजाणु आपको एक ही तरफ से दिख जाएंगे।
ठीक है ना, एक ही तल में स्थित होते हैं और इसका उदाहरण है एक बीजपत्री पौधे। उसके बाद दिया हुआ क्रोसित। क्रोसित में क्या होता है, ये यहाँ पर इस टाइप से आपको दिखाई देंगे, जिसमें कि एक लघु बीजाणु जो होता है, मतलब दो दो जो होते हैं वो एक दूसरे के समकोण पर होते हैं। ये एक इस प्रकार से, एक जस्ट इसके पीछे होगा, और दो जो है वो इसके समकोण पर इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं, जिससे आपको एक साइड से देखने पर 3 लघु बीजाणु ही दिखाई देते हैं। ठीक है, इसका एक उदाहरण आपको दिखाया गया यहाँ पर मैग्नोलिया। एक प्रकार का जो चतुष्क है वो टी आकार का है, जिसमें कि 2 लघु बीजाणु जो है वो अनुप्रस्थ रूप में होते हैं और 2 लंबवत रूप में रहते हैं। ठीक है ना, इसका जो उदाहरण है वो अरिस्टोलोकिया है। और 5वां प्रकार का जो चतुष्क होता है वो रेखीय चतुष्क, जिसमें कि सभी एक ही रेखा में स्थित होते हैं। इसका उदाहरण होलोफाइला है। उसके बाद देखें, ये सब कुछ हो गया है। इसके बाद अपना जो अगला टॉपिक है वो है परागकणों के बारे में कुछ तथ्य, और इसके बारे में हम अगली कक्षा में स्टडी करेंगे। धन्यवाद।